नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आप सभी के सामने हिंदी साहित्य संस्थान के द्वारा एक कार्यक्रम लेके जो अब आते हैं, हर बार एक किरदार के साथ, किरदार ज़िंदगी, उसमें आज हम सभी के साथ उपस्थित है खुशी नाज़। खुशी नाज़ किसी अ, इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, हम सभी जानते हैं और जो उनका नाम है, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो खुशी नाज़ है, वो नाज़ इनका नाम ही नहीं है। हम हर भारतीय की एक भावना है, एक विश्वास है कि हम सबको नाज़ है कि हम सब इनके साथ हैं और आज हम इनसे बात कर पाएँगे और इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। वैसे तो हम सब बहुत जानते हैं इनके बारे में, लेकिन कुछ ऐसे बातें आज हमें बताएँगी, इनसे मेरी बात हुई है। कुछ ऐसी बातें हमें बताएँगी, जो हर बात इनकी हमें प्रेरणा देगी और हर एक इंसान को प्रेरणा देगी कुछ आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल तक हम किस तरह पहुँचे। चाहे हमारे सामने कोई भी परिस्थितियाँ हों, कुछ भी समय, कुछ भी अड़चनें आएँ, उन सबको पार करके किस तरह खुशी नाज़ ने, एक हिंदुस्तानी एक औरत ने किस तरह विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने देश का अपना नाम रोशन किया है। तो इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी खुशी नाज़ को और उनके लिए कुछ चंद पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि परचम लहराया देश का, किया दुनिया में ऐसा काम, जाने इस लौह महिला को, खुशी नाज़ है जिनका नाम, खुशी नाज़ है जिनका नाम। तो खुशी नाज़ आपका बहुत-बहुत आमंत्रण करती हूँ, बहुत-बहुत आमंत्रण करती हूँ इस पटल पर। सबसे पहले तो बहुत इनके बहुत बारे में धन्यवाद। मैं कुछ बहुत-बहुत आभार। कुछ-कुछ आपको बातें बताना चाहूँगी, आपके अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, उनसे साझा करना चाहूँगी। वैसे तो इनके अवार्ड्स की, इनके कामों की बहुत ही लंबी लिस्ट है, बट उसमें से हमने कुछ चुनिंदा मोती चुने हैं और आप सभी के सामने साझा करना चाहती हूँ। खुदसिया नज़र, जिन्हें हम खुशी नाज़ के नाम से जानते हैं, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। जिन्हें हम आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये इंटरनेशनल मास्टर्स वेट लिफ्टिंग में चैंपियन है। ये पहली ये पहली महिला है, विश्व की पहली महिला है जिन्होंने सी सेक्शन के बाद 300 किलो के वेट उठाकर दिसंबर 2022 और मई 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 4 नवंबर 2023 को गोल्ड मेडल से हमारे देश को जीत हासिल कराई थी। उसके बाद उन्होंने फिर से मास्टर्स वेट लिफ्टिंग मेडिटेरियन में हमारे देश का नाम रोशन किया था। इंटरनेशनल ओपन एथेंस 2023 में इन्होंने सिल्वर मेडल से हमारे देश को रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा बहुत सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स से इन्हें नवाजा गया है, जिसमें से कुछ मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहती हूँ। पावर वुमेन फ्रॉम लीड इंडिया अब्दुल कलाम फाउंडेशन 2019 से इन्हें नवाजा गया है। स्पोर्ट्स अचीवर अवार्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2022 इस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। मल्टी टैलेंटेड एंड वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन ग्लोबल पीस यूएसए in 2022, जय किसान जय जवान अवार्ड 2023 में, आई कम्पीट नेचुरल अवार्ड बाय ऑस्ट्रेलियन डेलीगेट्स 2022 में, KSRTC मैनेजिंग डायरेक्टर अवार्ड 2023 में। काफ़ी लंबी लिस्ट है बट कुछ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। विमेन अचीवर अवार्ड बाय हॉपकॉन डिपार्टमेंट 2022 में, स्ट्रॉन्ग वुमेन 2023 में बाय स्टार कनाडा, गोल्डन सुपरस्टार सुवर्णा इन 2023 और इसी तरह बहुत 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 लंबी लिस्ट है खुशी नाज को, जिसे हम सब पर नाज है और इतने सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बहुत गौरवान्वित महसूस करता है पूरा भारत देश कि आज आप हम सभी के बीच में उपस्थित हैं
और हमारे बीच बातचीत करके आप सिर्फ मुझे, दर्शकों को, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक प्रेरणा का जो स्रोत है उस सबको सराबोर करेंगी। तो सबसे पहले कुशीना, मैं आपसे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी कि आप अपने परिवार में कौन है, कहाँ से आप जी हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, इसके बारे में आप थोड़ा हम सभी को बताएं। जी, मेरी पैदाइश केजीएफ में हुई थी। तो केजीएफ आपको सबको पता होगा, तो केजीएफ मूवी निकली है ना, तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। जी बिल्कुल। जी। और और परिवार में आपके मेरे घर पे जी, मेरे घर पे मेरे मम्मी-पापा और मेरे 3 भाई-बहन, हम 3 4 लोग थे। तो अनफॉर्च्युनेटली जब मैं 2 साल की थी, तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद कोई नहीं सपोर्ट को था हमारे हमारे लिए। सिर्फ मेरी मम्मी को सिर्फ 25 साल थे, 4 बच्चे थे उनको। और उसके बाद कोई सपोर्ट को नहीं था, और सिर्फ मेरी मम्मी हमको बहुत दिक्कतों के साथ उन्होंने पढ़ाया-लिखाया और हमें बड़ा किया। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी खुद से नज़ीर मतलब मैं एक कंज़र्वेटिव मुस्लिम फैमिली से हूँ, ताल्लुक़ रखती हूँ। जी तो हमारे जी हमारे जो वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद, डेथ होने के बाद, मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि मैं और मेरी बहन, हम दोनों फैमिली के लिए अनलकी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था हम हमारे पैदा होने के बाद। तो उनको पता नहीं ये सुपरस्टिशियस बिलीफ कहाँ से आया। और मेरे जो कजिन सब थे वो सब अनलकी बुलाते थे मुझे और मेरी बहन को। तो इस वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था, दर्द होता था मुझे और मेरी बहन को। सबसे पहले मेरी बड़ी बहन है, उसके बाद मेरे भाई, मैं और मेरी छोटी बहन जो है, हम दोनों ट्विंस हैं। तो हम दोनों 2 साल के थे। तो ये कहानी वहाँ वहाँ से शुरू होती है, जहाँ से मतलब हमारे पिताजी का देहांत होने के बाद ही, एक ट्रेजेडी होने के बाद, हमारा जो खराब वक्त बोलते हैं शुरू हो गया था। इस खराब वक्त के लिए इसका जिम्मेदार हमें ठहरा जाता था, मुझे और मेरी बहन को। इसकी वजह से हम लोग ना पढ़ाई कर सकते थे, ना मतलब एक खुशी का माहौल भी हो तो हम लोग खुशी से नहीं रह पाते थे, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को एक कंफ्यूजन था, एक दर्द था कि हमसे क्या गलती हुई, हमने क्या किया जो हमारे पिताजी का देहांत हो गया। क्योंकि वो खेलने कूदने की उम्र होती है बच्चों की, एक वो बच्चों की उम्र होती है प्यार पाने की, एक वो पैम्परिंग जो होता है ना, उस चीज को वो बच्चों की जरूरत है। सिर्फ खाना पीना, खेलना, स्कूल जाना, और वो प्यार चाहिए। बिना वो प्यार के ना वो बच्चा अच्छी तरह से पल भी नहीं सकता। जब बिना प्यार के उसको अच्छा खाना पीने दे, मतलब खाने पीने के लिए दे, कपड़े दे, कुछ भी दे, कुछ भी लग्जरी दिया जाए, लेकिन बिना प्यार के ना वो अधूरा रहता है। तो इस वजह से ना वो हम फोर्थ स्टैंडर्ड जब मैं और मेरी बहन, हम मुझे अभी याद है ये इंसिडेंट, इतना खतरनाक इंसिडेंट है ये। मैं और मेरी जी बहन, हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड में थे और हमने डिसाइड किया कि चलो हम सुसाइड करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे बच्चों के दिमाग में मरने का एक विचार कैसे आ सकता है। बिल्कुल हमने बिल्कुल। ये डिसाइड किया। हम के बाद वहाँ पे हमारे गांव में एक बड़ा सा एक जो कुआं होता है वो था, बहुत बड़ा था कुआं। तो वो कुएं के पास चले गए हम लोग। वो वहाँ जाने से पहले हमने हमारे स्कूल के बैग में बहुत ज्यादा बुक्स डाल लिए थे, क्योंकि पूरे भर लिए थे। तो टेक्निक अप्लाई किया हमने कि बिल्कुल हम मैं वो वही कुएं सोच के रही पास थी जाएंगे और वो कुएं में वो मतलब तो बहुत पतले थे ना हम दोनों, तो बस हम ऊपर आ जाएंगे ये सोच के, हम पतले हैं तो ऊपर आ जी जाएंगे पानी के, तो अंदर डूबेंगे नहीं, सिंकते होंगे। इसीलिए हमने ज्यादा बुक्स भर लिया बैग में और डाल के स्कूल गए। स्कूल के बाद हम सीधा वो कुएं के पास चले गए। कुएं पे जाके देखा तो उसके पहले दिन एक लड़की ऑलरेडी मर चुकी थी वहां पे। कोई मतलब जो लेबर का काम करते थे, कंस्ट्रक्शन का, वो किस वजह से वहां पे मरी थी पता नहीं। उसका जो वो पॉट होता है ना, वो ऊपर तैर रहा था। हम लोग गए राइट। वहां पे, वो पॉट देखा और हम डर गए, दोनों डर गए। तो हमारा एक प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया कि हम लोग कल कल मरेंगे, आज नहीं मरेंगे, आज कुएं में नहीं कूदेंगे। फिर हम वापस चले गए
फिर आधे रास्ते में फिर हमने डिसाइड किया कि अरे हमारे ज़िंदगी में इतना दर्द है हमारी ज़िंदगी में, हम क्यों आज ही नहीं, मतलब आज ही हमें मन आया, हमने डिसाइड किया और फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद वापस आ रहे थे, वहाँ पे हमारे एक मोहल्ले के अंकल, उन्होंने हमें डरा दिया कि घर जाओ, वहाँ यहाँ पे लड़कियाँ क्या नहीं इतनी देर बाहर नहीं घूमती हैं, स्कूल के बाद सीधा घर जाना है। तो हम लोग डर के वापस चले गए। फिर 7th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड हम लोग आए, तब भी हम बहुत दर्द में थे। तब हमने स्लीपिंग टैबलेट्स ले लिए थे। मेरी मम्मी को तभी बीपी थी, ब्लड प्रेशर था। तो वो टैबलेट्स हम लोग लेके आते थे मेडिकल शॉप से, मैं और मेरी बहन। तब मैंने और मेरी बहन ने हमने 3-4 मेडिकल शॉप से इकट्ठा करके टैबलेट्स, ये तेरा ये मेरा बोल के हम लोग 10-10 टैबलेट्स हमने खा लिए थे। तो बहुत ज़्यादा नींद होती है और खतरनाक है बच्चों के लिए वो। बड़े ही एक-एक टैबलेट लेते तो पूरी रात नींद कर पाते हैं। हमने टैबलेट ले लिए थे। टैबलेट्स लेने के बाद मेरी माँ जो थी वो हमें एक अंधेरी काले रूम में उन्होंने डाल के हमें बंद कर दिया था। उन्होंने हमें डॉक्टर के पास नहीं लेके गई वो। तो क्यों लेके गई वो, मैं आज भी मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे बच्चों ने किसी ने ऐसा कर लिया होता तो हम लोग कितना डिप्रेस हो जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पागल हो जाएंगे। लेकिन मेरी माँ ने बिना खाना पानी के एक अंधेरे रूम में, जो वहाँ पे लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो रूम में डाल के बंद कर दिया था। तो रोज शाम वो आती, 3 दिन 4 दिन हम बंद पड़े थे उस रूम में। मेरी मम्मी शाम में आती, वो दरवाजा ऐसे ओपन करती तो अंधेरी रूम के बाहर का एक लाइट अंदर पड़ता। तो हमें देखते और गाली देके वो फिर बंद करके दरवाजा चले जाते थे। क्योंकि हम लोग वो सोचती थी कि हम बर्डन हैं, हम अनलकी हैं। तो उन्हें पता नहीं उनका क्या था, क्या उनका मेंटालिटी क्या थी, मुझे नहीं पता है। फिर भी माँ तो माँ होती है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जी, जी, लेकिन बिल्कुल, मैं समझ सकती ये हूँ। सब जी, ये सब हालात ज़िंदगी में जो आए, ये इतना स्ट्रगल था लाइफ में, इतना स्ट्रगल था। मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ थी और मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। उनका देहांत होने के बाद सिर्फ 500 रुपए हमें पेंशन आती थी। तो उस 500 रुपए में घर का और रेंट, जो हमारे पास हम जो रहते थे वो रेंट का घर था, मस्जिद का घर था, तो वो रेंट, हमारा खाना पीना, हमारा स्कूल का सब कुछ मेरी माँ को मैनेज करना पड़ता था। इतना ज़्यादा गरीबी हो चुकी थी कि मेरे माँ के जो फादर थे वो भी नहीं सपोर्ट किए उनको। कोई नहीं सपोर्ट, मतलब 10 रुपए भी कोई देने वाला नहीं था। हम लोग ना बहुत एक पॉश एरिया में थे। हम जो थे ना, आजू बाजू जो लोग थे बहुत पैसे वाले, फैक्ट्रीज वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले, सब। हम एक ही गरीब थे। फिर भी वो बच्चे जो खेलते थे कूदते थे, उनके पास साइकिल होती थी। मैं तो एक एक ख्वाहिश में रह गई कि लेडी बर्ड साइकिल जो होती है, वो जी, लेडी जी, बर्ड जी। साइकिल जी, बट मतलब लेडी बर्ड ठीक साइकिल वो है। मेरे फ्रेंड्स लेके, जी, तो जी, जी। साइकिल के लिए मैंने मतलब मुंह खोल के हमने बात तक नहीं कर पाते थे, क्योंकि माँ कभी भी हुँ, दर्द में रहती थी, हमें मारती थी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। तो हुँ, हर दम मैंने मेरी माँ को रोते हुए देखा, दिन दिन रात रोते हुए देखा है उनको। तो वो फ्रस्ट्रेशन में हम दोनों को बहुत मारती थी, मुझे और मेरी बहन को। तो हिम्मत नहीं हो पाती थी ये चाहिए ये नहीं चाहिए बोलने के लिए। फिर खाना देते सिर्फ उसी में संतुष्ट हो जाते थे, स्कूल जाते थे। स्कूल में ये डिप्रेशन में आज भी मेरी एक भी फ्रेंड नहीं है, मैं फ्रेंड नहीं बना पाई, क्योंकि तभी भी मैं अकेली ही जाती थी। स्कूल कॉलेज सब अकेली अकेले में ही गुजार दिया, क्योंकि डिप्रेस जो माइंड होता है ना, तो हमें ना किसी की खुशी में शामिल होने का दिल होता है। मैं अपने जी, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रही हूँ। ये जी, बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि जो वो बच्चा देखता है, जो महसूस करता है ना, वो लाइफ लॉन्ग उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो बिल्कुल। वो जो दर्द, हाँ, मैंने और मेरी बहन ने जब देखा बचपन में, वो ना बहुत बहुत साल तक, या आई कैन से लाइक लास्ट ईयर तक, जब तक मैंने एक मेडिटेशन का, एक मैं बोलती हूँ आपको, वो तब तक नहीं किया, तब तक था मेरे दिमाग में। मुझे ना कोई पल अच्छा लगता था, ना मैं किसी से अच्छा घुल मिल के बात कर पाती थी, ना मैं एक खुशी में, खुशी क्या चीज़ थी मुझे नहीं पता था। तो
तो मेरा जी, 10th मैं हो देख गया। पा रही हूँ मैं देख पा रही हूँ कि जो आपका जीवन की जो शुरुआत हुई है, उसका जो असर है वो अभी आपकी आँखों में है। तो उसे सिर्फ़ आँखों तक रखिएगा और दिल तक बिल्कुल पहुँचाने मत दीजिए। और सच है कि हमारे जो बचपन में कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं और ऐसी घटनाएँ जो आप बता रही हैं, वो शायद हमारे दिल से नहीं जाती हैं, बट उसका प्रभाव आपको कभी ऐसा प्रभाव आपको नहीं पड़ा कि आप रुक गई। आपने अपने जीवन को निरंतर चलने दिया और इस मकाम तक आप जहाँ पहुंची हैं, तो आपके बचपन में जो भी घटा उसका प्रभाव आपने इस पे नहीं पड़ने दिया। और यही आपकी जीत है और यही प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए कि जब आपके सामने इतनी परेशानी आई, ऐसी परिस्थिति आई, आप नहीं रुकी, तो कोई क्यों रुकता है। और आपकी बातों से मुझे एक बात मैं जरूर आपको भी और दर्शकों को सबको कहना चाहूंगी कि आपने अपने जो बचपन के बारे में बताया है उसमें मुझे एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन है वो उसमें कितनी खामी है, और जो हमारे माँ बाप है वो हमें जी। किस तरह पाल रहे हैं उसमें कितनी खामी है, और मेडिकल स्टोर जाके आपने दवाई भी ली और मेडिकल वाले से आपको दवाई मिल गई इतनी आसानी से, ये भी बहुत बड़ी खामी है। तो इन सब का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो एक मासूम 4 साल के बच्चे को भुगतना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में एक ख्याल आया और उस ख्याल को आपने पूरा नहीं किया। बहुत बहुत अ, आभार देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको कि इतने बुरे हालातों के को आप आज हम सबको बता रही हैं और आज एक खुद एक प्रेरणा बन गई हैं। और आपने बार बार बोला अपनी बातों में कि मुझे खुशी नहीं महसूस हुई, मैंने खुशी नहीं जानी। और तो मैं आज आपको बता दूं कि आपसे हम सबकी बहुत खुशी है। आज हमें आपसे बात करके, हमें जानकर, भारत को, पूरे विश्व में ऐसी खुशी आपने दी है जिसका कोई सानी नहीं। तो बहुत बहुत बधाई। तो आपके बचपन से आप निकलते हैं, थोड़ा आपको भी निकालते हैं, दर्शकों को निकालते हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि जिस मुकाम पे आप हैं, जिस वेट लिफ्टिंग के करियर को जो आपने चुना, तो आपके जीवन में ऐसा क्या आया, कौन सा ऐसा पल था या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि आपने ये सोचा कि मुझे अब ये करना है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। उससे पहले मैं हमारा कार्यक्रम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिन दर्शकों से हम हैं और हम जिन्हें बता रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूंगी कि वो अपना समय निकाल कर हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े हैं इस यात्रा में। उमेश कुमार शर्मा है, सौम्या शर्मा, प्रतीक शर्मा, पुष्पलता तनेजा जी जुड़ चुकी हैं। वो बोल रही हैं बहुत ब्रेव, बहुत ही दुखद समय को किस तरह आपने जीत में बदला है, ये हम आज आपसे सीखेंगे। तो लौटते हैं उस सवाल पर, और आप मुझे बताइए कि किस कुछ ऐसा हुआ था या आप बचपन से ही चाह रही थी कि हम इस तरफ, इस फील्ड में आपको आना है, उस पर कुछ आप प्रकाश डालें। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तभी से मैंने बुर्का डाल दिया था, मतलब बुर्का घर में पहना दिया था। तो उसके बाद पीयूसी खत्म हुआ। पीयूसी खत्म होने के बाद 17 साल में तो पीयूसी खत्म हो गया। 18 साल जब मेरे शुरू हुए, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, तो वो नौकरी का जो सीनियरिटी में लिस्ट हमारा नाम पहले हमारा ही था। मेरे भाई तो जाना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी माँ ने कहा कि घर की हालत बहुत खराब है, तुम चली जाना। तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी। मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गया। 18 साल जब मेरे शुरू हुए थे, शुरू के 25 दिन ही हुए थे कि मुझे सरकारी जो केएसआरटीसी बोलते हैं, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो बोलते हैं, उसमें मेरा जी। एसडीसी का पद पे मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था। मैंने सोचा कि अभी गवर्नमेंट जॉब हो गया है तो मेरी लाइफ ना बदल जाएगी। तो वहाँ भी मेरी लाइफ नहीं बदली, क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में एक डर्टी पॉलिटिक्स होता है वहाँ पे। और जो सीनियर्स होते हैं वो जो जूनियर्स होते हैं उनको बहुत सताते हैं, उनको काम नहीं सिखाते हैं, उनको एकदम मतलब अलग ही कैटेगरी का समझते हैं। तो वो हुआ, फिर मेरा ये हुआ कि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे शोल्डर्स पे आ गई। सभी का घर का पूरा, जैसे अगर मेरे फादर होते तो जो वो जिम्मेदारी उठाते तो वैसी जिम्मेदारी मेरे शोल्डर्स पे आ गई, क्योंकि मुझे मेरे फादर का जॉब मिल गया था। तो वहाँ भी ऑफिस में भी मुझे मतलब मेरा समय नहीं बदला, वही घटिया सा समय चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि शादी हो जाने के बाद मेरा समय बदल जाएगा। मेरी शादी होने के बाद भी मेरा समय नहीं बदला, मतलब और वर्स्ट हो गया, क्योंकि वो इंसान दुनिया का सबसे वर्स्ट इंसान मुझे मिल गया।
उसने कहा मैं क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर हूँ, और जब शादी होने के बाद देखा तो कुछ भी नहीं था। तो मेरा एटीएम कार्ड भी उसके पास होता था, जितना भी मैंने पैसे कमाए थे, 4 साल के बाद मेरी शादी हुई, अपॉइंट होने के बाद 20 पर 2 साल में। तो पूरा उसने जो कुछ भी था मेरे पास पूरा पैसा ले लिया, उसने ज्वेलरी को जो कुछ भी था सब कुछ उसने ले लिया। तो वहां भी समय नहीं बदला। और मेरी माँ ने कहा ये अगर तू उसको जिम्मेदारी देगी, अगर तुझे बच्चा हो जाएगा तो वो तो उसके बाद वो अगर एक जिम्मेदार इंसान बन जाएगा। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ, सी सेक्शन से मेरा बेटा सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, 5 किलोग्राम का था वो जब पैदा हुआ तब। उसके बाद भी उसने एक जिम्मेदारी नहीं उठाई और वो बदला नहीं। तो वहां मैं बहुत डिप्रेस हो चुकी थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं बहुत डिप्रेस थी। मैं सोचती थी कि मैं आज सुसाइड कर लूँ, कल सुसाइड कर लूँ, यही था मेरे दिमाग में, क्योंकि पहले से ही वो डिप्रेस माइंड था। और उस पे से ये सब परेशानी, ये पैसों की पहले जैसे दिक्कत थी वैसे बाद में आ गई। शादी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद वो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई। बीच में जो वक़्त था वो थोड़ा-सा बहुत सही चल रहा था, क्योंकि सैलरी आ रही थी। उसके बाद बहुत डिप्रेस थी और मेरा वज़न 90 किलोज़ हो चुका था, मेरा जब डिलीवरी के था। डिलीवरी होने के बाद 82 हुआ था, फिर डॉक्टर ने कहा बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हुआ है, आप जिम जॉइन कर लीजिए या रनिंग चाहिए, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना है। तो मैंने कहा ओके जिम जाना है मुझे। मैं जिम सर्च कर रही थी, मेरे जो कोलार पहले में थी वहाँ पे जिम नहीं था वहाँ पे। फिर एक 6 मंथ्स में एक छोटा सा जिम नया सा ओपन हुआ था। जब मैं जिम के अंदर गई तो मुझे लगा कि अरे यही तो मेरी दुनिया है, मुझे ये फील हुआ। फिर जो बिगनर्स होते हैं उनको 2.5 किलोग्राम के डंबल से उनको वर्कआउट करवाया जाता है। मैंने तो 10 पहले दिन में 10 केजी, मैंने 10 केजी के डंबल में मैंने वर्कआउट किया था। तो क्योंकि डिप्रेस माइंड था, जो मेरा गुस्सा था, जो डिप्रेशन था, पूरा मैं वेट्स पे डालती थी, पूरा वेट्स पे, इतना वेट्स मारती कि जो अब की जो महिला हैं, जो लड़कियां हैं, अगर थोड़ा डिप्रेशन में वो चली गई तो वो सोचती हैं कि हम लोग डिस्को जाए, पब जाए, और दारू पिए या कुछ नशा करे या सुसाइड कर ले। ये सब ना, ये गलत विचार उनके मन में आते रहते हैं। मैंने ये नहीं चुना, मैंने चुना एक डिसिप्लिन वाला स्पोर्ट्स, मैंने चुना वो चुना कि वेट लिफ्टिंग। तो मैंने वेट ज्यादा कर रही थी, जिससे मतलब वहाँ पे जो मेरे बड़ी थी, जिम बड़ी थे, वो भी वेट्स नहीं मार पाते थे लड़के, स्पेशली लड़के। लड़कियां तो दूर की बात, लड़के वहाँ। उन्होंने कहा कि मैडम आप 2016 में मैंने फर्स्ट कंपटीशन किया था, एसबीडी स्टेट मीट होता है वो, वहाँ पे फर्स्ट मैंने पावर लिफ्टिंग किया था। उसमें 300 सॉरी 250 किलो मैंने उठा दिया था पहली बार में ही। मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी। वहां पे मुझे गोल्ड मेडल मिला तो मुझे अच्छा लगने लगा, अरे चलो भाई मुझे गोल्ड मेडल मिला, एक नई शुरुआत मुझे दिख रही थी स्पोर्ट्स की फील्ड में। और मैंने इसके बाद फिर ऑन एंड ऑफ जिम जाने लगी, क्योंकि घर में ये मुझे बहुत सताता था कि घर में मतलब जिम नहीं जाना है, जिम से रुका दिया मुझे। फिर भी मैं सुबह 5 बजे उठ के घर में वर्कआउट करती थी, जितना भी आता था मैं घर पे ही करती थी, 3 घंटा लगातार मैं वर्कआउट करती थी। तो ये पागलपन हो चुका था। जिस चीज में पागलपन होता है ना, जिस जिस चीज आप कर रहे हैं, एक चीज कर रहे हैं, तो उसमें जो कोई भी कहता है कि ये पागल है, तो वही पागलपन हमें बहुत दूर तक लेके जाएगा और बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो वो पागलपन मुझे आ चुका था 2017-18 में। फिर तब से मैं कंपटीशन जा रही थी। 2016, 2017, 18 और 19, जब पहली बार जब कोविड हुआ था, तब मेरा ये डिप्रेशन लेवल और स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने की वजह से मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। जी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आप सबको बता रही हूँ, गौर से सुनिए। जो मेरे मन में एक रिग्रेशन था। रिग्रेशन क्या था कि मेरे पिताजी हमारी वजह से उनका देहांत हो गया, जो सब लोग बोल रहे थे वो हमने एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि वो नहीं है, नहीं था, नहीं है। तो हम वो उसकी वजह से वो रिग्रेशन तब शुरू हुआ था। वो रिग्रेशन बढ़ता 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 वो स्ट्रेस लेवल यहाँ तक आने के बाद सभी को ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है वो कैंसर होता है, और मतलब आर्थराइटिस होता है, दूसरा एलर्जीज होती है,
ये सब ना उसका इलाज नहीं होता है। जो रमतोड आर्थराइटिस का पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। इसका मैं आपको बता दूंगी इसका असर क्या होता है। ये छोटी यहाँ से उंगलियों से शुरू होता है, उंगलियां स्टिफ हो जाती हैं, दर्द शुरू हो जाता है, फिर रिस्ट होता है, पूरा जॉइंट अकड़ जाता है। और मेरा नीज जो है दोनों बहुत बहुत मोटा हो गया था, बहुत, मैं चल भी नहीं पाती थी, उतना ज्यादा हो गया था दर्द। फिर मेरा वो तभी वर्ल्ड चैंपियनशिप सिलेक्शन हुआ था, मुझे जापान जाना था, कोविड चल रहा था, जिम सारे बंद थे। फिर घर बाहर कोई निकल नहीं रहा था, मैं अकेली, बैंगलोर मेरा ट्रांसफर बहुत पहले हो चुका था, मैं अकेली थी बैंगलोर में, कोई नहीं था मेरे साथ। 3-3 दिन मैं घर में बंद पड़ी रहती थी, मेरे साथ कोई नहीं रहता था, ना मैं किसी को कुछ शेयर कर पाती थी, कुछ बोल पाती थी, ना कोई समझने वाला था, ना सुनने वाला था। मेरे जो बाजू कॉलीग्स थे उनको भी नहीं पता था कि मेरे ज़िंदगी में ये सब हो रहा था। मैंने किसी को भी अपने पर्सनल बारे में मैंने शेयर नहीं किया था। ये मेरी सबसे पहली गलती है। ये गलती ये है कि मैं अच्छे दोस्त बनाना चाहिए था, दोस्त को मेरे दिल की बात समझाना चाहिए था, बोलना चाहिए था, उनको सुनाना चाहिए था। ये सब अगर करेंगे तो दिल का थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। दिल हल्का होने से, मतलब दोस्तों के साथ बात करने से, कुछ शेयर करने से, अगर वो भी समझाएंगे तो वो स्ट्रेस लेवल कम होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था, अंदर चीजें ऐसे दबा के रखा था मैंने, वो स्ट्रेस लेवल होके इतना ज्यादा हो गया था। फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा इसका इलाज तो नहीं है, अभी आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगी, आप वेट्स नहीं उठा पाएंगी, आप 1 लाख रुपए का इंजेक्शन एवरी 6 मंथ आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा, स्टेरॉइड का इंजेक्शन पैरों में। तो स्टेरॉइड यूज करने से, वो एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, मेल जो हार्मोन होता है वो होता है, जी, वो हम लोग जी। इंजेक्ट नहीं कर सकते स्पोर्ट्स पर्सन। जब डोपिंग टेस्ट होगा इंटरनेशनल लेवल में, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाएगा तो वो हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये भी था, और मेरे पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था, 6 मंथ्स को 1 लाख रुपए एक इंजेक्शन। और उसका दवाई नहीं थी, टैबलेट्स कुछ नहीं देते वो खाने के लिए। तो डॉक्टर ने कम्प्लीटली नेगेटिव बोल दिया था। मैं सोच सोच के रो रही थी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर मैंने एक नेटफ्लिक्स में एक हीलिंग मूवी देखा, अभी उसमें बाद में उन्होंने निकाल दिया है वो मूवी में, वो उन्होंने इतना अच्छा उसमें दर्शाया है कि जो भी इंसान कैंसर से, ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज से जूझता है, ये दिमाग की हालत की वजह से उनका बॉडी रिएक्ट करता है। ये सब उन्होंने जो कुछ भी, एक इंसान इतना सफर करके वो यहाँ तक आया, मतलब वो जो स्टेज पर वो जाता है ना, वो स्टेज तक उसको वो बीमारी हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इतना गंदा है, स्ट्रेस हमारे अंदर हम खुद पैदा करते हैं ना, कोई हमें मतलब आके बंदूक नहीं रखता स्ट्रेस पैदा करवाने के लिए, हम खुद इंसान स्ट्रेस पैदा कर देते हैं बिना वजह। दुनिया में सारी चीजों का इलाज भी है और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। इट्स ओनली दैट वी नीड टू फाइंड आउट इन अ राइट वे। गलत चीजों में लोग चले जाते हैं अपने खुद को भुलाने के लिए, इससे सोल्यूशन नहीं होता है। वो मतलब वो गलत रास्ता है ना, उससे कुछ सुधार होगा ना, कभी किसी का हुआ है, फिर उससे फिर और एक दूसरी बीमारी आ जाएगी। उसके बाद मैंने 3:30 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उसको ब्रह्म मुहूर्त का बोलते हैं, रात के 3:30 बजे तब उठ के मेडिटेशन करके, मेरे एक मैंने दोस्त बनाया मेरे जिम पे, वो मेरे कोच हैं और अभी मेरे हस्बैंड भी है वो। तो उनको मैंने अरे वाह! दिन रात मेरी जो बातें थी, जी, मेरे दिन रात पूरे बातें मैंने उनको पूरा सुनाया, और पूरा मेरा जो दिल का भड़ास था मैंने पूरा निकाल दिया। निकालने के बाद धीरे से वो कम भी हो गया, जो मैं पहले वेट्स मारती थी उसका डबल हो गया फिर मेरा। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं 2 शब्द जो आपने यूज़ करे हैं कई बार अपनी बातों में, वो है स्ट्रेस और डिप्रेशन, जो बहुत से लोग अनजान ही रह जाते हैं। डिप्रेशन की बात तो आज हम्म, आज के समाज में, आज के वक़्त में तभी भी हो रही है, बट कुछ समय, अगर कुछ सालों पीछे अगर हम जाएँ तो लोग मानते ही नहीं थे, ना उसकी बात करना चाहते थे। तो ये बिल्कुल सच बात है कि हम्म, अगर आपको अकेलापन लग रहा है या आपके मन में कुछ ख़्याल ऐसे आ रहे हैं, आपको बिल्कुल बिना झिझक के
अगर आपके पास दोस्त नहीं है या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो, तो आज के समय में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। डॉक्टर से मिलिए, काउंसलर से मिलिए और अपने दिल की बात जरूर कह दीजिए, क्योंकि इस दिल में, जैसा कि खुशी जी ने बताया है, कि जो हम दिल में रखेंगे, जो हमें लगता है ये तो सिर्फ दिल की बात है, ये हमारे शारीरिक रूप में जरूर हमारे सामने कभी ना कभी हमारे जीवन में जरूर आएगी। तो अपने को स्वस्थ रखना ये बहुत जरूरी है। अगर तन स्वस्थ मन स्वस्थ, तो बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छी बात करी आपने कि स्ट्रेस को चैनलाइज करना ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और आज के समय में जहाँ की हर छोटे से छोटा बच्चा भी किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर ही रहा होगा। आज हम छोटे से बच्चों, हम सोचते हैं कि ये छोटे हैं, इन्हें किस बात का स्ट्रेस होगा, पर ये सोचना हम बड़ों की गलती है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा या कोई भी अगर थोड़े से भी परेशानी में है, तो उसकी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, उससे बात करें, उसकी परेशानी को सुने। अगर आप हर बार ऐसा हो सकता है शायद आपका उसका समाधान ना कर सके, बट आपका सुनना ही शायद उसकी परेशानी से आधे से ज्यादा उसकी परेशानी को खत्म कर देगा। बहुत सही बात करी खुशी जी आपने कि स्ट्रेस को किस तरह चैनलाइज करा आपने, और कुछ गलत कदम ना उठाने से अच्छा है कि एक्सरसाइज करो, लिखो, गाने सुनो, बातें करो। बहुत कुछ है जीवन में करने को, और परेशानियां तो जीवन का एक हिस्सा है। उसे अपना जीवन ना बनाए, उसे एक हिस्सा ही रहने दें जिसे हम बार बार ठीक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं खुशी जी। इस बारे में आप ही बातों से एक सवाल मेरे जहन में आया है कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पॉजिटिव थिंकिंग और हार्ड वर्क और डेस्टिनी, इन तीन चीजों की कितनी अहमियत है आपके जीवन में, और आप किसको कितना रेशियो में अगर आप बांटना चाहें तो किस तरह बांटेंगे? देखिए, जो हमारा यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड बोलते हैं, ये ब्रह्मांड को सिर्फ एक चीज पसंद है, वो है हार्ड वर्किंग। बिल्कुल। जो हार्ड वर्किंग होता है, इंसान जो होता है, वही इंसान सभी को पसंद आता है। जैसे कि एक अच्छा स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहा है, वो टीचर को बहुत पसंद आता है। या हम, या सबसे छोटी बात ले लीजिए, हमारे घर में जो बाई आती है वो बहुत अच्छा काम करती है, जिसके भी घर में, तो हमारी फेवरेट हो जाती है। क्यों? वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा जी। काम करती है। जी, इवन ऑफिस में भी ले लीजिए, सब जगह। तो हार्ड वर्किंग हर एक इंसान को मरते दम तक रहना चाहिए। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग कहाँ से आता है? एक हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से। एक हम डिटरमाइंड होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट हमारी जिंदगी में है, तो हम हार्ड वर्किंग करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कहाँ से आता है? हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से। तो हमको इतना पॉजिटिव रहना चाहिए, और हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनको, सबको, पॉजिटिविटी के जो लोग होते हैं उनके बीच में हमें होना चाहिए, नेगेटिव लोगों के बीच में भी नहीं रहना चाहिए। उनको आजू बाजू हम हमारे पास भटकने भी नहीं देना चाहिए उनको। ये मेरा विचार है, क्योंकि अगर नेगेटिव नेगेटिव चीज आपके दिमाग में एक बार आ गई, तो वहां से सब गड़बड़ी शुरू हो जाएगी जिंदगी में। तो मेरी एक पहले से एक चाहत थी कि मैं ये जो पैरट्स हैं उनके साथ ना उड़ूं, मैं ईगल्स के साथ उड़ना चाहती थी। मैं जब भी किसी के साथ भी बैठती थी, उठती थी, वो बहुत बड़े लोगों के साथ, जैसे कि अम, जो बिजनेस मैन हो गए, या बड़े ऑफिसर्स हो गए, या कोई स्पोर्ट्स के बारे में जानता है, जो कोई भी नॉलेजेबल पर्सन है, मैं उसी के साथ बैठती थी। मैं पर्सनल चीजें जो कोई भी शेयर करता है, जो अपने अफेयर्स के बारे में या कुछ भी, वो मुझे सुनना पसंद भी नहीं था, या मेरा कुछ बोलने का मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। तो क्यों? ये मेरे पॉजिटिविटी थी, मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। आज मैं यहाँ तक हूँ। तो मुझे मेरा जो मेरे पहले शादी हुई थी, उसने मेरे पति ने मुझे, मेरा बच्चे को उसने छीन के मुझे घर से बाहर निकाल दिया था 2018 में। यहाँ पे जी। बैंगलोर में मैं ट्रांसफर हो गई, मैंने कोलार से बैंगलोर ट्रांसफर ले लिया था मैंने। तो आप सोच के देखिए, जिसने मुझे इतना ज्यादा धोखा दिया, मेरा पैसा ले लिया, जिसके लिए मैंने बच्चा पैदा किया,
उसने मेरा बच्चे को भी छीन लिया। उन्होंने मेरा मेरा जो वहाँ बाहर, वो तो मेरी इज्जत इतना निकालता था कि बोलता था कि अरे मुस्लिम जो लेडीज हैं जो ऑफिस जाती है वो कोई सही नहीं रहती हैं। एक एक लड़की को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है इस समाज में। जो एक लड़की है कि इतना ज्यादा उसको सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, घर के अंदर हो या बाहर हो, इतना ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है एक लड़की को। तो बीइंग पॉजिटिव इन दिस सर्कमस्टेंसेस इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं दर्शकों से, मेरे जो सभी मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सभी से मैं जी। एक विनती यही करती हूँ कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड हर हमेशा रखिए, हिम्मत रखिए, एक एक करेज होना चाहिए दिल में। जो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर दीजिए, कूद पड़िए, लेकिन कुछ नहीं होगा, मरेंगे नहीं। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं उसको बड़ा सोचना चाहिए, एक बड़ा विजन रखना चाहिए। आज जैसे बोलते हैं कि हमारे मोदी जी को बोलते हैं चाय वाला चाय वाला। अरे चाय वाले की सोच तो देखिए, वो चाय वाला यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सारे चाय क्या वाले यहाँ तक पहुंच पाए हैं आज तक? कितने चाय वाले कहाँ तक पहुंच पाए हैं? वो तो वो चाय वाला एमबीए चाय वाला उसका छोड़िए, उसका वो बिजनेस माइंडेड है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स वो उसके लिए कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसके लिए खा रहा है। लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं वो यहाँ तक समाज सेवा करने के लिए, समाज सेवा जो है एक बहुत बड़ा इंटेंशन होता है। सारे लोग अपना जिंदगी, सिर्फ हमारी जिंदगी लग्जरी चल रही है, हम खुश रहें, हम एंजॉय करें, तो उतनी में उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो उनका इंटेंशन बड़ा था, जैसे कि हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब, उनका इंटेंशन बहुत बड़ा था, उनका विजन बहुत बड़ा था। जी। और हमारी किरण बेदी मैम, मेरी कॉम, इनकी जिंदगी को देख के, इनके जो नीचे जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसको, वो स्ट्रगल्स को ना, उनको हमारा कंपैरिजन करके हमें सोचना चाहिए कि अरे इन्होंने इतना सहा है, इतना सहाने के बाद भी यहाँ तक उन्होंने कुछ किया जिसका सबको नफा पहुंच रहा है। मतलब जो सोशल सर्विस उन्होंने की है, सबको सबका भला किया है, सबके कितने जिंदगियों को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, ये चीजों को कंपेयर करना है। तो मैंने यही किया। मैंने ये नहीं कि देखा कि उसकी जिंदगी में इतनी खुशी है, मेरी जिंदगी में आज क्यों नहीं खुशी है। तो मेरा मेरा बहुत गंदा से गंदा वक्त चल रहा था, तभी मैंने मेरा नाम खुशी रख लिया। तो आज मैं खुशी के नाम से ही बहुत जानी जाती हूँ। मेरा नाम फुसिया नज़ीर है, लेकिन मैंने जी। खुशीनाथ मेरा नाम खुद मैंने रख लिया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा दुःख था। अच्छा दुःख मेरी ज़िंदगी में है, मेरा नाम खुशी, खुशी मैंने रखने से अगर कोई दूसरा मुझे खुशी-खुशी बुलाएगा तो उस नाम की वज़ह से मेरी ज़िंदगी में खुशी आ जाएगी। ये मैंने सोची, इतना क्या पॉज़िटिव सोचा मैंने। क्या बात है। जी, बहुत सही बातें करी आपने। अ, अ, कुछ दर्शकों के नाम अभी मैं लेना चाहूंगी कि बीच में वो हमारे साथ, क्योंकि पूरे समय से जुड़े हुए हैं। अनुभा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, मालती जी जुड़ी हुई हैं, और जितने भी लोग जुड़े हैं मैं देख पा रही हूँ कि सब जो लिख रहे हैं उन सब का अगर मैं कुछ शब्द चुनूं तो करेज, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, यही सब बातें, पॉजिटिव एटीट्यूड, यही सब बातें वो लिख रहे हैं आपके बारे में, आपके बारे में बोल रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं। तो इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। एक हमारे पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हैं, उनका एक सवाल लेती हूँ कि हमारे जीवन में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या ऐसा करें। और इसके साथ में अपना सवाल एक जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक एथलीट हैं, आप जिस क्षेत्र से आती हैं। मेरा सवाल ये है कि किस उम्र से जो चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, क्या कोई ऐसी उम्र है या कुछ ऐसी स्किल है जो उन्हें शुरुआत कर देनी चाहिए? क्योंकि आपने जैसे बताया जिस पड़ाव पे आपने शुरुआत करी, तो क्या वही एक पड़ाव सही था या उससे पहले शुरुआत करनी थोड़ी बेहतर रहेगी? जी, देखिए, और हमारे जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, गोल्ड लेवल का स्पोर्ट्स का प्लेटफ़ॉर्म है, प्रेस्टीजियस प्लेटफ़ॉर्म वो एक ही है। तो उस प्लेटफ़ॉर्म में हमारे इंडिया के कितने मेडल्स आ रहे हैं? बहुत कम, गिने-चुने, बहुत कम। ये जी। क्यों? क्योंकि इंडिया में बच्चों को बहुत अर्ली एज में, उससे 3 साल से भी स्पोर्ट्स में डाल डाल सकते हैं, या 5 साल से, या 10 साल से। उनको बच्चे, उनको जो उनका मतलब बच्चों के मन में कुछ नहीं होता है। क्या होता है? कुछ वरी नहीं होती, कुछ नहीं। उनको जो राह हम दिखाते हैं उसमें चल जाते हैं बच्चे। तो उनको बहुत कम उम्र से, 3 साल 4 साल की उम्र से उनको मेहनती बनाना है।
उनको मेहनत क्या चीज़ है वो सिखाना है, उनको उन देश के बारे में उनको बताना चाहिए कि आपकी वजह से देश हमारा आगे जाएगा। आपके जो एक कमिटमेंट से, आपकी कोशिश से, आपका एक योगदान से हमारा देश सामने मतलब डेवलप हो जाएगा। ये चीज़ें उनको सिखाने से बच्चे ओलंपियंस बनेंगे, मैक्सिमम बनेंगे। एक हमारे स्पोर्ट्स फील्ड में हम लोग इंडिया बहुत पीछे है। ये क्यों है? क्योंकि इंडिया में एनकरेजमेंट नहीं है, एक मोटिवेट नहीं करते हैं बच्चों को या हमारे जैसों को, किसी को भी यहाँ पे इंकरेजमेंट नहीं है। जो अ, बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, हम लोग अगर हमारे नेबर का बच्चा, ये एग्जांपल, हमारा नेबर का बच्चा स्पोर्ट्स में है तो उनको हमें सपोर्ट करना है, वो बच्चे को सपोर्ट करना है। उसको शू की जरूरत है या किस चीज की, प्रोटीन की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, उसको पूछना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए। अगर ये हेल्प मिल जाएगा ना, ये एनकरेजमेंट मिल जाएगा ना, हम हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा एथलीट्स बाहर निकलेंगे। एक होता है एसोसिएशन, एक होता है फेडरेशन, जो कि उनका भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है एथलीट्स को। मैंने बहुत सारे इवन ओलंपियन से भी मैंने बात किया है, वेट लिफ्टर जो ओलंपियन हैं, मतलब कॉमनवेल्थ जा चुके हैं, उन सबसे मैं लगातार बातचीत करती रहती हूँ। उनको पूछती हूँ फेडरेशन से कितना सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जाने आने का वीजा टिकट से करवाते हैं, हम लोग जाके आ जाते हैं, तो इतना ही मेडल लेके आते हैं। इसके बाद फेडरेशन का कोई नहीं सपोर्ट, कुछ नहीं सपोर्ट होता है। हमारा ये मेरा जो मैं अभी कर रही हूँ, उसका खर्चा महीने का 50,000 रुपए आता है, जो मेरा खाने पीने का होता है, प्रोटीन का होता है, सप्लीमेंट्स का होता है। क्योंकि मैं नेचुरल करती हूँ, मेरा मैं स्टेरॉइड्स को सब नहीं प्रीफर करती, ना किसी को करने के लिए मैं रिकमेंड करती हूँ। तो जितना भी नेचुरल हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ को हमें बढ़ाना है, उसी के साथ ना वेट लिफ्ट करना है। तो सब मैं दर्शकों से और सारे मेरे हिंदुस्तानी भाइयों बहनों से मेरे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि सबको स्पोर्ट्स में आने के लिए, जो बच्चे आ रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, जो स्पोर्ट्स में ऑलरेडी हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और जो जिसके पास एक रिसोर्सेस नहीं होता, पैसे की कमी है, जो आना चाहता है, जो ये क्यूरियसिटी के साथ वो इसमें स्पोर्ट्स में खेलना चाहता है, उनको भी सपोर्ट कीजिए। इससे तो हमारा स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारे मेडल्स बहुत ज्यादा, सभी सभी खेलों में हमारे मेडल ज्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, जी, बिल्कुल। खुशी जी, अभी आपने एनकरेजमेंट की बात करी कि एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या ये आप मानती हैं, ये जो एनकरेजमेंट जो डिस्करेजमेंट है हमारे देश में, क्या ये महिला होने की वजह से है या ये जेंडर बाइस्ड है? ये महिला और ये आदमी और औरत की बात नहीं है, या महिला होने से शायद थोड़ी परिस्थितियाँ अलग मिली हैं आपको? ऐसा आपने फेस किया है अपने तरफ, आपने ये आपको लगा है कभी? देखिए, 3 कंसर्न होते हैं। एक हुआ सोशल कंसर्न, एक हुआ फाइनेंशियल कंसर्न और एक हुआ लीगल कंसर्न। सोशल कंसर्न मेरे लिए लागू होता है, मेरी जैसे लड़कियों के लिए। हमारे कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों को बाहर भेजते ही नहीं है, तो आप सबको पता है, इट्स जी, नो मोर सीक्रेट। तो सोशल कंसर्न बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। जब मैं जिम जा रही थी कोलार में, जब मैं बुर्का पहन के जिम जा रही थी, तो वहां पे मस्जिद में ना उन्होंने अनाउंस ही कर दिया कि ये फलानी फलानी घर की है लड़की जिम जा रही है। जिम जाना इस्लाम में प्रोहिबिट है, हराम है। तो स्पोर्ट्स में एक लड़की नहीं खेल सकती। तो ये हुआ सोशल कंसर्न। ये सब हमारी बनाई बनाई हुई बातें हैं। ये कहीं लिखा नहीं है कि मुस्लिम लड़की स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, या वो कहीं भी भाग नहीं ले सकती, ना अपनी जिंदगी में खुद ओन डिसीजन नहीं ले सकती, या आगे नहीं बढ़ सकती। ये कहीं नहीं लिखा है। सभी को, इंसान पैदा होने के बाद सभी को सब कुछ, सब चीज का हक उसे है। तो ये हुआ सोशल कंसर्न। और उसके बाद हुआ फाइनेंशियल कंसर्न। फाइनेंशियल कंसर्न, जिसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये गांव की लड़की आना चाहती है, खेलना चाहती है, और उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। जिस जहाँ अर्बन एरियाज की लड़कियां होती है, रूरल एरियाज के बच्चों में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करके, खेती बाड़ी करके उनमें ज्यादा ताकत होती है। तो उनके पास रिसोर्सेस जी, नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, गाँव से आने के लिए बस के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो वो हुआ फाइनेंशियल कंसर्न। और लीगल कंसर्न होता है लड़की स्पोर्ट्स में जाने के बाद अगर उसे कोई सेक्सुअली हरास करता है या उसके साथ कुछ कोई भी गलत चीज होती है, वो होता है लीगल कंसर्न। ये सब चीजें ना लड़कियों को, फीमेल को ज्यादा देखना पड़ता है। तो हाँ,
हमारे यहाँ आई कैन से फीमेल एथलीट्स आर यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स. तो women participation is very less in any field, not in only sports. यस, अभी अभी उभर रही बिल्कुल, हैं. बिल्कुल सच। हुँ। जी। जी, ये बिल्कुल सही बात बोला है कि शायद महिला को आप ही के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में मुसीबतों का थोड़ा शायद ज़्यादा सामना करना पड़ता है। आप आज के समय में बहुत ही युवाओं की, बहुत लोगों की एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। तो उसी से मैं पूछना चाहूँगी कि हमारी रोल मॉडल खुशी नाज़ है, तो खुशी नाज़ की रोल मॉडल कौन है? इस पे ज़रा थोड़ा बताएँ आप। जी, मेरा बेटा है. आह! क्या बात है। जो मेरा अम, मेरे मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर जो थे वो रेसलर थे, रेसलिंग करते थे. रेसलिंग के बाद उन्होंने आर्मी जॉइन कर लिया था. फिर आर्मी के बाद उन्होंने ये कि गवर्नमेंट जो सेक्टर में काम कर रहे थे, केएसआरटीसी बोलते हैं उसको, उन्होंने वहाँ पे जॉइन जी, किया था. तो कहीं न कहीं जीन्स मैटर्स वो जी, खून में आ जाता है. जो मेरे फादर के अंदर एक करेज था, वो करेज मेरे अंदर आ गया. जो स्पोर्टिव एक स्पिरिट होती है, वो हम लोग 4 बच्चों में मेरे अंदर आया. उन वो तीनों नहीं है. मेरी बहन अभी दुबई में है. वो जो छोटी बहन है वो थोड़ा जिमिंग सब करती है लेकिन इतना वेट लिफ्ट नहीं कर पाती है. 2 शी इज़ ट्विन्स. तो वो चीज़ मेरे अंदर आ गई थी बहुत पहले ही. बहुत पूरे चीज़ हमको एकदम सामने से फेस करना. क्योंकि एक ये स्ट्रगल जो होता है उसको फ़ियर अंदर से जो होता है निकाल देता है. फ़ियरलेस बन जाते हैं. एक होता है कि बहुत ज़्यादा डर के कोने में बैठ जाना. एक होता है फ़ियरलेस होके दुनिया का सामना करना. सब कुछ सहना और दुनिया का सामना. जो कुछ भी आए लाइफ में, जो कुछ भी चैलेंजेस आए उसको ओवरकम कर सकते हैं. जो सब जिसने ज़्यादा स्ट्रगल देखा है लाइफ में, उसकी बात कर रही हूँ मैं. तो जी, वैसे मेरे अंदर वो करेज आ गया था. और मैंने लास्ट ईयर 2022 में मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, मैंने एक सोशल कॉज के लिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि सिजरियन सेक्शन के बाद लेडीज जो हैं, अभी तो बिजनेस हो चुका है इंडिया में कि जो कोई भी महिला हॉस्पिटल जा रही है डिलीवरी के लिए, उसके साथ उसके बहुत हाई चांसेस और फॉर ओनली फॉर सिजरियन सेक्शन. नॉर्मली डिलीवरी के चांसेस बहुत कम है. कोई अपनी करेक्ट। इच्छा से करवा लेता है या कोई डॉक्टर्स हर हमेशा बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं. 70% चांसेस एनी वुमेन विल डिलीवर हर बेबी थ्रू सीजरियन सेक्शन सर्जरी. तो इसके बाद ये डॉक्टर कहते हैं कि आप थोड़े महीनों के लिए वजन नहीं उठाना है और अपना ख्याल रखना है क्योंकि वो स्टिचेस जो होते हैं वो 7 लेयर तक काटते हैं. जो सी सेक्शन होता है वो ऊपर जी, के जो स्किन होता है वहां से अंदर तक बच्चे तक पहुंचने का लेयर 7 होता है. तो 7 लेयर्स को उस काट के बच्चा उठा के फिर उसको स्टिचेस डालते हैं. तो उसका हील होने जी, में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है. कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पोस्टमार्टम के. इस वजह से डॉक्टर केयरफुली रहने के लिए बोलते हैं. लेकिन हमारे जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक बहाना मिल जाता है कि आराम से लाइफ में रहने का. डर जाती हैं, नहीं उठाना है या सीढ़ियों पे तेजी से नहीं चढ़ना है. एक पॉट पानी नहीं उठाती है. जब भी पानी नहीं उठाना नहीं चाहती हैं. वो ये नहीं कि उठा नहीं सकती, उठा सकती हैं. सिर्फ देखिए आपके पास जब एक्सक्यूजेस होंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो बिना एक्सक्यूजेस के ही काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा. तो मैं जितना भी वेट लिफ्ट कर रही थी तो लोग बोल रहे थे कि नहीं आप सिजरियन सेक्शन के बाद तो इम्पॉसिबल. कोई भी नहीं सुनता था. इवन डॉक्टर्स की भी मेरी जब बात होती थी, मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, तो वो भी कह रही थी कि अरे नहीं सी सेक्शन के बाद नॉट पॉसिबल. तो इसको ये पॉसिबल दिखाने के लिए एक सभी महिलाओं के अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए, ये वो ताकत जो अंदर है उसको पहचानक करवाने के लिए और उनको लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होके हेल्दी रहने के लिए मैंने ये एक सोशल कॉज किया कि मैंने 300 किलो लिफ्ट करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया. अभी भी आप जब गूगल करेंगी मेरा नाम हेवीएस्ट वेट लिफ्टिंग बाय सिजरियन सेक्शन में मेरा ही नाम आएगा. और मैं जी, पूरे विश्व की पहली महिला हूँ ये पहली वर्ल्ड महिला। रिकॉर्ड करने के लिए. इसकी वजह से मुझे द आयरन लेडी ऑफ इंडिया का एक अवार्ड टाइटल मिला मुझे. तो द आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी मुझे टाइटल मिल गया. स्ट्रॉन्ग वुमेन, पावर वुमेन.
जितने भी टाइटल्स हैं सब कुछ मुझे मिल गए। ये क्यों मुझे मिले? क्योंकि मुझे कुछ करना था ज़िंदगी में, वेस्ट नहीं करना था। लोगों की वजह से मेरी एक ज़िंदगी वेस्ट करके मैं कोने में नहीं बैठना चाहती थी, मैं उड़ना चाहती थी आसमान में, क्योंकि आसमान तो खुला है, सभी भी उड़ सकते हैं। ये रहा रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखा है कि ये यही उड़ना है, यही ये नहीं उड़ेगा, ये कहीं नहीं लिखा। ये हमारी अंदर की बात है। ये रिस्ट्रिक्शन हम अंदर से पैदा कर लेते हैं, ये बैरियर्स हम खुद सेट करते हैं। अगर मैं भी चाहती तो मैं भी सेट कर सकती थी, अरे तो मैं तो ये लेट 20s में हूँ, अभी मैं कंपटीशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 19 साल की लड़की भी रहेगी, 18 साल की लड़की भी रहेगी, 20 साल की रहेगी, उनके साथ मैं कम्पीट करूंगी तो मेरी उम्र तो उनसे ज्यादा है। ये मैं सोच के मैं कंपटीशन नहीं गई होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकती थी। तो अपने दिमागों से ये बैरियर्स हटाना है, आगे लाइफ में बढ़ना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जैसे हम सोच के घरों में बैठ जाती हैं लड़कियां, पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट होके घर में बैठती हैं, ये सब बहुत गलत है। ये खुद अपने आप के साथ गलत कर रही हैं, ये दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं गलत, ये अपने आप के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। इसको ये बात वो लड़कियां समझना है, पढ़ने के बाद बाहर निकलना है, काम करना है, स्पोर्ट्स करना है, या कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज करना है, योगा करे, डांस करे, जिमिंग करे, स्विमिंग करे, बैडमिंटन खेले, कुछ भी कर सकती हैं। तो इंसान कहीं नहीं रुकना चाहिए। देखिए जापानीज जो होते हैं जो वो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी मतलब स्टार्ट भी है ये समझते हैं। देखिए उनकी मेंटालिटी के बारे में सोचिए। हमारे यहाँ के लोग, हमारे इंडियन, अरे रिटायरमेंट हम हो रहे हैं उसके बाद क्या, अरे सिर्फ घर में रहना, हम वेस्ट प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो वो अपने आप को वो खुद अपने लिए सेट कर रहे हैं। जो हम बोलते हैं शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत है, जो हम बोलते हैं वो होता है। मैं बोल रही हूँ कि मैं वेस्ट हूँ तो मैं वेस्ट हो जाऊंगी, क्योंकि कोई मुझे आके वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो हो जाऊंगी। तो ना हमको अपने आपके बारे में पॉजिटिव बात करना है, शब्दों का गलत प्रयोग दूसरों के लिए भी नहीं करना है। तो मेरी बातें चलती नहीं, रहेगी, आप बिल्कुल, कुछ कहिए बिल्कुल, नेहा जी। बिल्कुल। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे साथ अनुराधा जी लगातार जुड़ी हुई हैं और आपके बारे में बोल रही हैं कि खुशी जी का हर एक शब्द आज एक हर इंसान, हर औरत, हर आदमी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। मालती जी जुड़ चुकी हैं, मनोज कुमार जी हमें लगातार सुन रहे हैं। मैं सभी दर्शकों का संस्थान की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो हमारे साथ समय निकाल कर जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खुशी जी। जी। आपकी बातों से ही एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने अपने ऑपरेशन के कितने टाइम बाद प्रैक्टिस को शुरू किया दोबारा? इसे प्रैक्टिस नहीं कहते हैं, मैं तब बिगनर थी जब मैंने शुरू सिजरन बिल्कुल, सेक्शन के बाद तक मेरा, जी, जी सिजरन सेक्शन के बाद तक मुझे जिम क्या है, फिटनेस क्या है, पता नहीं। कुछ भी नहीं पता। आई वॉज हुँ, कंप्लीटली अनअवेयर। मुझे कुछ नहीं पता था ये ना, ये मतलब हमें हेल्थ को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, ये भी नहीं पता था। क्या अच्छा खाना है, हेल्दी क्या खाना है, डाइट क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद मैंने शुरू किया, जो सीजर सेक्शन के फौरन 9 मंथ्स के बाद मैंने मेरा वर्कआउट चालू किया, कार्डियो किया। फिर धीरे धीरे मैंने वेट लिफ्ट करने चालू किया, और उसके 1 साल बाद ही मैंने इतना वेट मैंने लिफ्ट कर पाती थी। मैंने सोचा नहीं था, मगर मेरे दिमाग में अगर कोई नेगेटिव आदमी होता बाजू मेरे, कोई जिम में अगर किसी को भी पता होता कि इसका सिजरन सेक्शन हुआ है, तो मेरे दिमाग में वो डाल देते कि सिजरन सेक्शन के बाद इतना वेट नहीं लिफ्ट करना है, क्योंकि वो फट जाएगा, स्टिचेस जो होते हैं वो पेट फिर फट जाएगा और स्टिचेस ओपन हो जाएंगे। ये सब डाल देते नेगेटिविटी। मैंने किसी से नहीं कहा था, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। ये भी एक पॉइंट है। अगर कोई जी, बोलता जी। भाई, अरे भाई सिजरन सेक्शन के बाद ये सब नहीं करना, तो मैं वहां पे रुक जाती। लोगों की बातें पे कहीं कभी हमें नहीं जाना चाहिए। अपना जो मन कहता है, हमारे मन से कोई भी दुनिया में बड़ी चीज नहीं है। इंसान का मन ही सब कुछ होता है। आपको और एक बात बताती हूँ नेहा जी, आप साइंटिफिकली देख लीजिए। जो पहले जी, बोलते कि हमें पहले दिमाग से विचार आता है, वो नहीं, पहले दिल से हमारे दिमाग को विचार जाता है। दिल को और दिमाग को कनेक्शन है, आप चेक कीजिए। तो सबसे पहले हमारे दिल को मालूम होता है, महसूस होता है, तो दिल से दिमाग को जाता है चीजें। तो हमें दिल को साफ रहना रखना चाहिए।
मेडिटेशन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। इस सबसे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरों की बातों पे नहीं जाना चाहिए, उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, करने की तो दूर की बात है। तो ये सब करने से ये सब आ जाता है। मेरे अंदर बहुत सारी ये चीज़ें पहले से भर-भर के थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मैं अकेली थी। अकेली रहने की वजह से मुझे जो दुनिया में मेरे आस-पास जो कुछ भी चलता था, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती थी। ऑब्ज़र्व करने की वजह से एक 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 जो वो बोलते हैं ना, एक ग्रेटनेस जो बोलता है, वो मेरे पहले बहुत पहले आ चुका था मेरे मन में। तो इसीलिए मैं आज जो लड़कियां डिप्रेस्ड हैं, जो लड़कियां ड्रॉप आउट हैं, उनके सब लड़कियों के लिए मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे कर्नाटक में। और मैं नेशनल जो मास्टर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है, तो वहाँ की मैं नेशनल बॉडी की मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और कर्नाटका स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरी यही एक इच्छा है, या एक एम्बिशन बोल सकते हैं क्या। मेरे जितने भी आसपास लोग हैं, या कोई भी जहाँ भी रिसोर्सेज उन तक नहीं पहुँच पा रही है, या कुछ मदद चाहिए स्पोर्ट्स में आने के लिए, तो उस बच्चों के लिए मैं हेल्प कर रही हूँ। मेरा मई 2023 में 3 गोल्ड मेडल हुआ था एशिया पैसिफिक मास्टर गेम से वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। 75 कंट्रीज ने उसमें भाग लिया था, मेरा गोल्ड हुआ। गोल्ड होने के बाद जब मैं यहाँ पे आई, देखिए, बिना कुछ अचीवमेंट किए आपकी स्टोरी बेकार होती है, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं होता है। आप कुछ कुछ कीजिए, आप करने के बाद लोग उत्सुक रहते हैं कि आपकी स्टोरी क्या है, आप कहाँ यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इसलिए मैंने मैंने पहले किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताया था। जब मैंने ये मेडल्स किया, कुछ कर दिखाया वर्ल्ड को, दुनिया को, तो उसके बाद जो मेरा जो यहाँ पे पूरा कर्नाटक में, इंडिया में सब जगह, दूरदर्शन में सभी जगह मेरा लाइव हुआ था, शो हुआ था सब। तो उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत फेमस हो गई, उसके बाद जब लोग पूछने लगे मेरे बारे में, मैंने स्टोरी बोल के उनको मोटिवेट किया। फिर मैंने कर्नाटका सरकार से, माइनॉरिटी से, यहाँ पे स्पोर्ट्स पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक रिफॉर्म करना चाहती थी मैं। तो मैंने यहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर को, मैंने सिर्फ अकेली, कोई नहीं चाहिए, जो आप कुछ अच्छा काम करने के लिए आप खड़ेंगी ना, आप एक ही काफी, आप कर सकती हैं। तो इसी सोच की वजह से मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया माइनॉरिटी मिनिस्टर को, और मैंने कहा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो भी बच्चा, जो 6 रिलीजन होते हैं माइनॉरिटी में, उन जो कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स में जा रहा है, खेल रहा है, लड़का है लड़की, आप उनको कंप्लीटली सपोर्ट करेंगी फाइनेंशियली। वो जहां भी जाके खेलेगा या खेलेगी, तो वो उस स्पोर्ट्स पर्सन को आप हेल्प करेंगे, ए टू जेड, उसका कंपटीशन जी। होने तक। उसके बाद भी अगर रेम्यूनरेशन कहीं से भी स्पॉन्सरशिप दिलाएंगे सब। तो उन्होंने बजट में ये पास करवा दिया, सितंबर के, सॉरी, जून के महीने में। जून के महीने में यहाँ पे बजट था, तो उन्होंने उसमें बजट में पास भी करवा दिया, और जनवरी 1 से लागू हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो। तो देखिए, मैं यहाँ इतनी छोटे घर की लड़की, या छोटे गांव की लड़की, गली की लड़की, मैं एक गवर्नमेंट में ट्रांसफर, मैं रिफॉर्म कर रही हूँ लोगों की भलाई की वजह से। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरी वजह से। मतलब इतना, ये गवर्नमेंट की वजह से, यहाँ जो सरकार है, वो ये रिफॉर्म करने के बाद कितने बच्चे सामने आएंगे बताइए। कितने बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम जाएं, खेलें, हमारे देश के लिए कुछ करें, हमारे माँ बाप का नाम रोशन करें, मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो पहले अपने आप अ, की खुद मदद खुद करना चाहिए, फिर हम उनकी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात करी। और बातें बहुत हैं, समय की थोड़ी-सी पाबंदी है, तो मैं आपसे जल्दी से 2 सवाल जल्दी से पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे देश में एक बड़ी मुझे दिखती है कि हमारे यहाँ जब पढ़ाई और खेल को तौला जाता है, तो खेल हमेशा कहीं नीचे आ जाता है। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या एक तो एडवाइस देना चाहेंगी, और उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगी, या आज के युवाओं को जो इस क्षेत्र में, खेल में अपना नाम कमाना चाहते हैं? तो जल्दी से थोड़ा-सा ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जी। देखिए, बच्चों की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। वो ना वो बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, ना उनको ज़िम्मेदारी होती है, कुछ नहीं होता है। बच्चों को सिर्फ़ ये होता है कि पढ़े, खाए, पिए, एन्जॉय करें, खेल-कूद करें। तो खेल-कूद हर एक बच्चे की ज़िंदगी में है। तो उसी को क्यों हम प्रोफ़ेशनल वे में नहीं लेके जाएँ? किसी कोच के पास डाल दें। बच्चे को कहना है यही तेरा खेल कूद है, तो यही एन्जॉय कर। ये
बच्चे के दिमाग में डाल देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो एथलीट बन जाएगा। एक जो बात होती है, जो हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें करिकुलम एक्टिविटीज नहीं है, तो इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं देते हैं, तो अगर वहां से ही शुरुआत हो जाएगी तो ज्यादा बिल्कुल, इम्पोर्टेंस देंगे। पढ़ाई के साथ क्या होता है, बच्चा खेल कूदता है, तो खेल कूद में स्कूल से ही शुरू कर देंगे तो वो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक सजेशन है कि करिकुलम एक्टिविटी ज्यादा स्कूल में होना चाहिए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो आज आपकी बातों से अगर मैं एक कुछ शब्दों में अगर बोलूँ तो बात ये है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो खुशी नाज़ ने जिस तरह अपने देश का अपना नाम रोशन किया है, उसी तरह आज हमारे सामने प्रेरणा बन के, प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बन के हमारे साथ बैठी हुई है। आशा करते हैं कि सभी को उनकी बातों से देश के हर कोने में हर एक महिला या हर एक इंसान जो सुन रहा होगा, आज उसके विचारों में कुछ बदलाव आया होगा और उसे प्रेरणा मिली होगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी परिस्थितियों को परेशानियों में ना तब्दील करने के लिए, और बस ये जज्बा बनाए रखें कि अपनी मंजिल की तरफ हमेशा निरंतर बढ़ते रहें, चाहे परेशानियां कुछ भी आए। तो खुशी नाज, आपके साथ बात करके बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करते हैं संस्थान हिंदी साहित्य संस्थान की तरफ से कि आपने अपना समय निकाला, अपना बेशकीमती समय निकाला और इसी तरह हमारा देश का पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत नमस्कार। जी नेहा जी, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि जी जी नेक्स्ट ईयर मेरा फरवरी में पहले नवंबर 2023 में लास्ट मंथ मैं यूरोप में थी, ग्रीस गई थी। वहाँ पे मेरा वर्ल्ड जी चैंपियनशिप सिलेक्शन था, तो मैंने वहाँ जी पे सिल्वर बैगेज करके नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा जगह बना ली है मैंने। तो नेक्स्ट ईयर मैं धन्यवाद। फरवरी में जर्मनी जा रही हूँ और कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया जून में है। तो मेरे सभी हिंदुस्तान भाई और भाइयों बहनों से मेरी एक विनती है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने हिंदुस्तान का नाम और मेरे भाई बहन का नाम रोशन करूं। जी शुक्रिया, धन्यवाद। खुशीनाज जी, आपको ये विनती करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि आपका नाम अब हर हिंदुस्तानी के नाम जहन में हमेशा के लिए छप चुका है। हम सभी की ब्लेसिंग, हम सभी की आकांक्षाएं आप जरूर पूरी करेंगी और हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई आपको आगे आने वाले धन्यवाद। हजारों लाखों करोड़ों चैंपियनशिप्स के लिए। धन्यवाद। अंत में मैं सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करना चाहूंगी जो हमारे साथ पूरे समय में जुड़े रहे हैं और अपनी बातें, अपने विचारों को हमारे सामने रखा है। साधना शर्मा जी हैं, सौम्या शर्मा जी हैं, अर्चना शर्मा, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत आभार अपना बेशकीमती समय निकालने के लिए।